नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज फिर बात सियासत की। सियासत में अचानक पाकिस्तान की एंट्री यूपी की सियासत में हो चुकी है। पिछले दिनों यहां आतंकवादी गिरफ्तार हुए, उसके कुछ दिनों बाद ही आगरा में समाजवादी पार्टी ने एक जुलूस निकाला। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था, मगर उसमें पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लग गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्या लगे, सियासत में भूचाल आ गया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उछाल दिया। अभी बात शुरू हुई है, ये बात दूर तलक जाएगी। अभी चुनाव दूर है, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पाकिस्तान की जो एंट्री हुई है, उससे चुनाव का पूरा माहौल बदलता नजर आ रहा है। इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता मदन मोहन शुक्ला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी। लेकिन आज सवालों की शुरुआत हम समाजवादी पार्टी से करेंगे। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आपसे सवाल है कि जब आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है तो आपकी पार्टी के मुखिया का बयान आता है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? जब आतंकवादी तो आतंकवादी है, आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर पुलिस का भरोसा क्यों नहीं है? यह एक ज्वलंत सवाल है और यह मुद्दा अब बड़ा बन चुका है, चूंकि इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको हर अपनी मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही है, बता रही है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। उपाध्याय जी, मुख्य मकसद ये नहीं है कि आतंकवादियों का कोई संरक्षण कर रहा है। देखिए, आतंकवादियों का संरक्षण समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। समाजवादी पार्टी में कभी भी ये नहीं हुआ कि राष्ट्र विरोधी कोई भी बात कही गई। लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई भी ये घटनाएं होती हैं और वो इलेक्शन से 6 या 8 महीने पहले ही हो रही है। दूसरा, आप आगरा का प्रकरण ले लीजिए, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। देखिए, मैं एक कड़े शब्दों में इस चीज की भर्त्सना करता हूं। अगर कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इसकी मांग रखता हूं। लेकिन एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी की जनसभा अगर चल रही है और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर नारा लगता है तो इसका अप्रत्यक्ष फायदा या प्रत्यक्ष फायदा किसे मिल रहा है? तो कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो राष्ट्रवाद के आड़ में खेल रहे हैं और सेकने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि कहीं पर भी डॉक्टर गुप्ता, तो फिर वो नारे लगाने वाले कौन थे? जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें जमानत मिल गई है। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के वो लोग नहीं थे, तो वो लोग कौन थे? वो उस जुलूस में वो लोग क्या कर रहे थे? उस जो आपका रैली निकल रही थी, जो आपका एजिटेशन निकल रहा था, उसमें वो लोग क्या करने गए थे? और अगर वो आपके नहीं थे तो फिर ये हंगामा क्यों? उपाध्याय जी, केवल एक चीज बता दीजिए मुझे कि अगर समाजवादी पार्टी की सभा में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पे किसे जाता है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो ये तो वो बताएंगे कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उन्हें भेजा उस पार्टी में जहां पर समाजवादी पार्टी की एक सभा चल रही थी। देखिए, सभा कोई अंदर तो चल नहीं रही थी, एक सार्वजनिक जगह पे सभा चल रही थी। वहां पर अगर बाहर के लोग आके और एक विशेष योजना के तहत जो है इस चीज को कहते हैं कि साहब पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मेरा एक सवाल एक और भी मैं आपके इस चीज के ऊपर दृष्टि डालना चाहूंगा कि आखिर इस तरीके की बातें हम इलेक्शन से 7-8 महीने पहले क्यों हमारे यहाँ होनी शुरू हो जाती? और दूसरी बात यह है, जो लोग इस तरीके का षड्यंत्र रच के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के हम अपनी राजनीतिक जो सत्ता पाने की ललक है उसमें हम सफल हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत ही गिरा हुआ कार्य है और इस तरीके के कार्य किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। मदन मोहन शुक्ला जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी होती है उस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्या कांग्रेस को यूपी की पुलिस पर भरोसा है?
देखिए, जब भरोसे लायक काम करेंगे हैं, पुलिस कोई बाहर के नहीं है, हमारे आपके परिवार के ही हैं। पुलिस अगर कोई सराहनीय काम करती तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। आतंकवादी उन्होंने पकड़े, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। लेकिन अगर आतंकवादी यहाँ पर घुस आए और 2 साल से 2.5 साल से रह रहे थे, वो कैसे कैसे यहाँ तक आए, कैसे 2-2.5 साल से उन्होंने नहीं पकड़ा, तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि क्या कमी थी, कहाँ कमी थी, कैसे कमी थी। अगर ये आतंकवादी बाहर से आए हैं तो सीमाएं भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पास है, सेना तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, सीबी तुम्हारे सीआईडी से सीबीआई, आईडी, सब कुछ पे जितना आपका राज सब आपके पास है। आपकी कहाँ चूक होती है, कैसे आतंकवादी घुस आते हैं? और अगर आप केवल चुनाव के समय के लिए आप प्रतीक्षा करते हैं तो लोगों के मन में संशय तो होगा ही कि आप केवल जब भी समय आता है चुनाव में तो आप शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। बिहार में चुनाव हो रहा था तो बोले अगर यहाँ जीतेगी तो पता लगा पाकिस्तान में पटाखे फूटेगी। ये पाकिस्तान का बार बार नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्यों आता है? आप विकास पर चुनाव लड़िए, आप कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए महंगाई पर, आप चुनाव लड़िए भ्रष्टाचार पर, लेकिन इन मुद्दों पर नग लेकर के आज किस प्रकार से कोरोना के समय भ्रष्टाचार हुआ, दवाएं किस प्रकार से ब्लैक में बिकी, कैसे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कैसे लोग शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक में लाइनें लगी रही, कैसे लोग आपको लाशों को छिपाने के लिए टीन सेट लगाने पड़े। छिपा हुआ थोड़ा वापस, अगर इस चीजें आप रख करके चुनाव के समय इन मुद्दों को केवल आगे रखेंगे तो मैं समझता हूं जनता समझ चुकी है कि बहुत दिन तक चलने वाला नहीं। पुलिस जो है वो अपना काम करती है, पुलिस को ना आप इस्तेमाल कीजिए ना सेना का इस्तेमाल कीजिए, आप कानून और व्यवस्था को सुरक्षित कीजिए। ठीक है मदन जी, हम आपकी बात का जवाब हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं, हरीश जी से ले लेते हैं। हरीश जी, आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनके जुलूस में या उनकी रैली में नारे लगते हैं तो फायदा किसको होगा? तो उनका इशारा सीधे सीधे इस ओर है कि यह भारतीय जनता पार्टी की ही कारस्तानी हो सकती है, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल कि आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि पिछले 2 साल से अगर वो यहाँ पे थे, स्लीपर सेल थे और यहाँ पर वो रह रहे थे, तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी, हमारा आईजी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो क्या कर रहा था, पुलिस का प्रशासन क्या कर रहा था? हरीश जी, आपसे जानना चाहते हैं। मैं दोनों बात की जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी जो मुख्य का जो सवाल है, मैं इनसे पूछता हूँ कि श्रीमान अखिलेश यादव जी जब 2012 में सरकार में आए थे तो आखिर वो किसको खुश करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ने का ऑर्डर किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अगर हस्तक्षेप न किया होता तो इन्होंने जो ऐसे आरोपियों को छोड़ दिया था, जिसमें बाद में उच्च न्यायालय ने उनको आजीवन कारावास की सजा दी। और दूसरी बात, ये जो धरना आगरा के महानगर के इनके अध्यक्ष जिनके संयोजकत्व में ये धरना था, वो अखिलेश जी के बड़े अजीज करीब हैं। यही कारण है कि उनको शायद तीसरी बार उन्होंने अध्यक्ष बनाया है वहाँ महानगर का। और ये दोनों व्यक्ति जो पंकज सिंह और आमिर खान, क्या नाम है, इस तरह कुछ नाम है, जो लोग उसमें पकड़े गए, उसमें एक तो इनके वार्ड नंबर 51 का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है और दूसरा उत्तरी विधानसभा का सचिव है। और तीसरी बात मैं कहता हूँ कि अगर वो वीडियो आपने देखा हो तो जो नारे लगा रहे थे उनके साथ कुछ लोग और नारे लगा रहे थे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनके पार्टी का सदस्य न होता, इनके पार्टी का पदाधिकारी न होता, तो दूसरे लोग उसको कॉलर पकड़ के और घसीटते हुए बाहर कर देते। आप उसको रिप्ले करके इनको दिखाइए अरविंद गुप्ता जी। तो और ये इनको ये नहीं पता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी को ये जानकारी नहीं है कि ये अब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह खारिज किया है।
2014 का चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने सारी जात पात और संप्रदाय के जो खाते गढ़ते थे और जो उसपे अपनी बिल्डिंगें खड़ी करते थे, उसको उन्होंने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने ध्वस्त करने का। ठीक है हरीश जी, हम अरविंद गुप्ता जी से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। अरविंद गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरविंद गुप्ता जी, आप हरीश जी की बात का जवाब देना चाहते हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी थी, जितने भी आतंकवादियों पे मुकदमे थे वो वापस लेने की समाजवादी सरकार ने घोषणा की थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने उसमें इंटरवीन किया और फिर वो मुकदमे वापस नहीं लिए गए। और जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे डॉक्टर। देखिए उपाध्याय जी, एक बात बताइए, क्या अखिलेश जी जो है संविधान से ऊपर होकर कोई फैसला कर देंगे? एक चीज देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की रिहाई की बात करेंगे तो उसके संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही तो रिहाई की बात कर सकते हैं। और रही बात इनकी कि जो है कि भाई जो राजनीतिक एजेंडे, अगर हम आपसे पूछ लें कि आपने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ, आपने सहयोगी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया था, जिसे आप शुरुआत से ही एक आतंकवादी संगठन की तरह आप मान के चलते थे, अलगाववादियों का जो संरक्षण पूरी तरीके से देते थे, आपने उनके साथ गठबंधन किया और उनके साथ सत्ता तब तक चलाई जब तक कि उन्होंने आपको नहीं छोड़ दिया। तो फिर मैं ये कैसे कह दूं कि आप जो है राष्ट्रवाद का जो चरम राष्ट्रवाद आपका है, वो कहीं ना कहीं आपको सत्ता की ही एक ललक है। चाहे किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, चाहे किसी तरीके कृत्य करने पड़े, चाहे हम हर बार पाकिस्तान को लेके चले आते, पाकिस्तान हमारा क्या लेना देना। आज हमारे यहाँ पे पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा रहा है। आज हमारे आप मजोले व्यापारियों देख लीजिए, वो लोग आज हम तीसरी लहर आने वाली है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम महंगाई की बात नहीं कर रहे। आज कोरोना में जो दूसरी लहर में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या हमने उनके परिवारों के लिए कुछ भी सोचा? ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी जी भी हैं। संजय तिवारी जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना, आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? आखिर चुनाव के वक्त पाकिस्तान की एंट्री यूपी में हो जाती है, आतंकवादी गिरफ्तार होने लगते हैं, तो क्या इसे चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए? संजय जी। जी उपाध्याय सर, एक बात बड़ी साफ है कि पाकिस्तान की एंट्री कोई पहली बार नहीं हुई है। 2017 के चुनाव में मायावती जी और अखिलेश यादव जी के कुछ भाषणों की कटिंग पाकिस्तान के टेलीविजन में रोज चलाए जाते थे और इस तरह चलाए जाते थे और वहां से ऐसी अपील की जाती थी ताकि जैसे लग रहा था कि चुनाव पाकिस्तान में हो रहा है और उत्तर प्रदेश के लोग उसमें वोट डालने वाले हैं। इस बार ये थोड़ा जल्दी हो गया है और इतना जल्दी हो गया है कि जल्दीबाजी दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश या हम यूं कहें कि पूरे भारत में बार बार जो चुनाव के मुद्दे बन रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, तो जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी मिलती है, बाकी सारी पार्टियां और राष्ट्रवाद जैसी चीजों के साथ खड़ी हो जा रही हैं। अब पार्टियों के रैलियों में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये आश्चर्यजनक नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 साल से 3 साल से अगर ये लोग रह रहे थे तो क्यों नहीं इनके बारे में जानकारी उठी? ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। ये सवाल हमें भी उठाना चाहिए, आपको भी उठाना चाहिए कि अगर गली मोहल्ले और सारी जगहों पे पुलिस को तो सारी जानकारी होती है, कौन रह रहा है, क्या कर रहा है, कोई थानेदार ऐसा नहीं होगा जिसको अपने थाने की जानकारी ना हो। तो इस तरह की जानकारियां अगर रहते हुए, और जब ये सारी कार्रवाइयां तब होती हैं जब कोई घटना घट जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस कटघरे में आती है। मैं उनके साथ हूं कि पुलिस कटघरे में है। पुलिस एक सामान्य आदमी को पकड़ने में, एक सामान्य व्यक्ति को किसी कागज के लिए तलाशने में 24 घंटे में पकड़ लेती है, लेकिन बाहरी व्यक्ति, कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी या कोई अराष्ट्रीय तत्व अगर रह रहा है उसके इलाके में, तो पुलिस की तो जेन्युइन ड्यूटी बनती है उसको देखना और समझना। अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल अगर चुनाव में और राजनीति में हो रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हरीश जी,
संजय जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि अगर वो इतने सालों से यहाँ मॉड्यूल सक्रिय थे, अगर वो स्लीपर सेल लखनऊ में इतने सालों से रह रहे थे, तो क्या हमारा मुखबिर तंत्र इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास खबर नहीं थी? और अगर अचानक ये सब होता है तो सवाल उठने लाजमी है। हरीश जी। उपाध्याय साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि जो जो बातें कह रहे थे संजय तिवारी जी, ये एजेंसियों की जो अलर्टनेस ही है कि घटना के अंजाम करने की जो उनके षड्यंत्र थे उसको ध्वस्त किया और उस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया। उमर हलमंडी नाम का जो इसका सरगना है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रह करके इन सारे मॉड्यूल को संचालित कर रहा था। इन एजेंसियों के सामने भी एक समस्या होती है कि जब तक सारे पुख्ता प्रमाण चीजों के नहीं इकट्ठे कर लें तब तक किसी के ऊपर हाथ कैसे डालें, क्योंकि आज जब जुनून जो अपराधियों पे हाथ सरकार डालती है तब तो तरह तरह की बातें खड़ी होती है। और यदि बिना पुख्ता प्रमाण के ये एजेंसियां उनके ऊपर हाथ डालें तो आप ये बताइए कि किस तरह की बातें करेंगे। अरविंद गुप्ता जी या मधु मनोज शुक्ला जी जो बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि श्रीमान अखिलेश यादव ने उन आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया था जिनके ऊपर आरोप थे सीआरपीएफ, रामपुर सीआरपीएफ जो कैंप था उसके बम मारने का, और बाद में हाई कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा भी दी। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहे थे। अलकायदा के जब मॉड्यूल गिरफ्तार किए जाते हैं तो वो कहते हैं हमको पुलिस से भरोसा नहीं। जिस पुलिस के सहारे 2012 से 2017 विधानसभा चुनाव के पहले तक वो अपनी सरकार चलाते हैं, उसी के लिए कह देते कि हमको इस पुलिस से भरोसा नहीं, तो और उसी पुलिस से सुरक्षा ले रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस का और जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए किसी हद को लांघ जाना, ये पूरे देश और दुनिया के सामने एकदम साफ है। वो राहुल गांधी का पुलवामा को ले लीजिए, एयर स्ट्राइक को ले लीजिए। क्या आप मुझे बताइए पाकिस्तान। अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं मदन मोहन जी शुक्ला जी से जानना चाहता हूं। मदन जी, 5 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, 4 लखनऊ से, 1 संभल से गिरफ्तार हुए हैं, 5 रिमांड पे हैं अभी 14 दिन की। उनसे जो जानकारियां छन छन कर आ रही हैं उसमें यह आ रहा है कि वे धार्मिक स्थल उड़ाना चाहते थे, 15 अगस्त को कोई उनकी बड़ी साजिश थी, और अगर वो धमाका कर देते, जैसा कि बताया जा रहा है कि ई रिक्शे का वो इस्तेमाल उसमें करते, तो उससे एक बड़ी जन आबादी को नुकसान हो सकता था। तो ऐसे में पुलिस पर भरोसे की बात न करना या पुलिस पर संदेह या सवाल उठाना, क्या आप उचित मानते हैं? जो काम अच्छा करेंगे उसकी सराहना की जाएगी। अगर उन्होंने कोई घटना होने के पहले गिरफ्तार किया तो और उसका खुलासा किया तो ये काम सराहनीय है। लेकिन ये प्रश्न तो उठेगा ही कि 2 साल से यहां पर रह रहे थे, आपकी सीआईडी क्या कर रही थी? आपकी अभी हरीश जी बड़ी तारीफ कर रहे थे और आलोचना कर रहे थे सबकी। अरे हरीश जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्लियामेंट पे हमला हुआ, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आतंकवादियों को जहाज में बैठाल के छोड़ने गई और फिरौती दी उसको। ये मुझसे मत बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बहादुर। सवाल ये है कि आपकी क्या नीतियां हैं, ये कैसे अंदर आ जाते हैं, कैसे 2-2 साल तक रहते हैं। आज कश्मीर में केंद्र का शासन है, आज वहां पर उसके बाद इतने आतंकवादी कैसे घुस के आ रहे हैं, कैसे कैसे हमारी सेना के जवान और पुलिस के जवान वहां पर मारे जा रहे हैं। मैं समझता हूं जितनी घटनाएं, अब तो आपके पास सेना है, पुलिस है, आपकी सरकार है, अब तो कोई ये भी नहीं कहता कि दूसरी सरकार वहां पर है। तो इसके माने अपनी फेल्योर को इसके भी आप स्वीकार कीजिए। और अगर जो लोग इस प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित हो, कोई दल हो, कोई उसमें किसी का हाथ हो, उसका खुलासा कीजिए। आप अगर कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकर हर चीज ही मुसलमान, आपका क्या जो कोई जितने क्रिमिनल हैं, जितने डकैत थे सब मुसलमान है क्या? अभी आपने पुलिस वालों कितने कानपुर मारे गए तो मुसलमान थे क्या? ये हिंदू मुसलमान का माला जपना बंद कीजिए। आतंकवादी होता है, खराब आदमी होता है, देशभक्त होता है। आप देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका मत लीजिए।
ठीक जो है, हिंदुस्तान में, ठीक है मदन जी, हिंदुस्तान में- हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरीश जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। हरीश जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हरीश जी, हरीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम अरविंद गुप्ता जी से तब तक सवाल ले लेते हैं। अरविंद जी, ये सवाल बिल्कुल सीधा सा सरल सा है कि अगर कोई आतंकी गिरफ्तार होते हैं तो उसमें पुलिस पर भरोसा न करने वाली बात कौन सी है? बहुत सरल सा सवाल है, बहुत सामान्य सा जवाब चाहिए। एक मैं अपना बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दूं। आतंकवादी अगर है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए और इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल इसकी किसी भी तरीके से अगर समर्थन करता है तो मैं उसका घोर विरोध करता हूं। लेकिन अभी हरीश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि आप सब लोग ये कार्य जो करते हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो ये चीजें षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो हिंदू तुष्टीकरण के लिए हो रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि आप जो है हिंदू इसमें क्या तुष्टीकरण षड्यंत्र को हो सकता सबसे है? ज्यादा- आतंकवादी की गिरफ्तारी में क्या षड्यंत्र हो सकता है? जी नहीं, मैं आतंकवादियों की गिरफ्तारी में क्या षड्यंत्र हो अभी सकता मैं है? आपको एक छोटी बात बताता हूं। जिला पंचायत के इलेक्शन हुए और आप देखिए पिछले 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता सब यही कहते रहे कि प्रशासन हमारी चिंता नहीं है। लेकिन आप अगर देखिए पंचायत चुनाव में प्रशासन ने सुना ही नहीं, सबको जिला पंचायत अध्यक्षी और ब्लॉक कमेटी में सबको इन्होंने जिता के भेजा। तो कैसे कह दिया जाए कि प्रशासन के ऊपर इनका दबाव नहीं हो सकता? देखिए आतंकवादी का समर्थन कोई नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी सच्चा भारतीय ये कभी तो नहीं कर सवाल सकता, विषय कोई से पार्टी भटक नहीं गए हैं। करेगी। अरविंद जी, ये अलग सवाल है। जिला पंचायत पे हम लोग पहले पूर्व में जी। कई डिबेट हो चुकी हैं जिला पंचायत चुनाव पर। उसमें जी। समाजवादी पार्टी के वक्ताओं ने अपनी राय भी दी है, भाजपा ने भी दी है। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि आतंकवादी यदि गिरफ्तार होते हैं और उसका सवाल पूछा जाता है तो पुलिस पर सवाल उठाना और पुलिस पर भरोसा न करना, ये कैसा संभव है? बस सिंपल देखिए सा सवाल है मेरा कि पुलिस पर भरोसा क्यों पुलिस नहीं? पे पूरा भरोसा है। देखिए मैं ये कहूं कि अगर किसी ने कोई कार्य किया है उसके लिए पूरे पुलिस विभाग के लिए लेकिन कार्य अखिलेश जी को तो सही नहीं है। होगा। आपको भरोसा देखिए, है, अखिलेश जी को नहीं है। देखिए अखिलेश जी आपको को भी भरोसा है, बिल्कुल अखिलेश जी को नहीं है। लेकिन उन्हें इस चीज का भी है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण के लिए कुछ इस तरीके से रूपे पहले भी लाए गए हैं। पाकिस्तान को बीच में लाया जाता है, आतंकवाद को बीच में लाया जाता है ताकि हिंदू तुष्टीकरण किया जाए और हमें जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटका दिया जाए। आप किसी भी चीज का ले लीजिए, हर जगह जहां हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, आतंकवादी तो जहां आतंकवादी है। बात- आतंकवादी में हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? ये तो अब ये आतंकवादी तो हरी चीजें आप आतंकवादी तो पूछिए। आतंकवादी है, उसको हम धर्म के बिल्कुल। नजरिए से क्यों देखें? बस यही मैं कहना चाह रहा हूं उपाध्याय जी, हमें आतंकवादी को धर्म के नजरिए से नहीं देखना है, हमें उसे आतंकवादी के ही नजरिए से देखना है और उसे उसी तरीके से दंडित भी करना है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो इन चीजों को हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर उसमें धर्म की राजनीति शुरू कर देती है, क्योंकि हम विकास की राजनीति से कोसों दूर चले ठीक गए। है हरीश जी, हमारा उत्तर प्रदेश- आपसे बीच में हम कट गए थे। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पे ये आक्षेप लगता है कि चुनाव के समय इस तरह की राजनीति होती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो ये चुनाव का वक्त जानबूझकर चुना जाता है। तो क्या आतंकवादियों को पकड़ने की जो घटना है वो कोई रची रचाई, कोई नाटक था, ड्रामा था, या फिर जो आगरा में जो नारे लगे हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था? उपाध्याय साहब, अखिलेश यादव जी से हमने स्टेटमेंट दिलवाया, ये भाजपा का षड्यंत्र था। अखिलेश यादव जी से वो जो आगरा के जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो समाजवादी षड्यंत्र था। अगर अरविंद गुप्ता जी की बात मान ली जाए तो अखिलेश यादव जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। राहुल गांधी जो पुलवामा पे एयर स्ट्राइक पे बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आखिर आप मुझे बताइए कि एयर स्ट्राइक को लेकर के पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनके मंत्री ने स्टेटमेंट दिया और पूरी घटना के बारे में बयान किया, क्या कांग्रेस ने कभी उससे माफी मांगी देश से?
जो सेना पे सवाल खड़े कर रहे थे। आज अरविंद गुप्ता जी ये बात कह रहे हैं, मुझे ये बताएंगे क्या कि पुलिस पे भरोसा न करने का स्टेटमेंट भाजपा ने अखिलेश यादव से दिलवाया, या वैक्सीन भाजपा की है ये स्टेटमेंट भाजपा ने दिलवाया उनसे? इस तरह की जो बातें हैं, या अलकायदा के जब मॉड्यूल गिरफ्तार किए गए तो भाजपा ने उनसे स्टेटमेंट दिलवाया कि क्या पुलिस पे हमको भरोसा नहीं? इस तरह की जो बातें हैं इनकी अब ये सब बेनकाब हो चुके हैं, और इनको अब इस तरह की जो राजनीति के जो नुस्खे थे वो उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से खारिज किए हैं, चाहे वो श्रीमान अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्रीमान राहुल गांधी जी हों। अब ये इस तरह का जो नुस्खा था वो फेल हो चुका है, और बार बार ये लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की कुछ काम करेंगे कि ताकि मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होकर के हमारी पार्टी को मिल जाए। ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की धरती पे जो ताकतें, जो पाकिस्तान नारे लगा रहा है, ऐसी ताकतों को उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता का आता हूँ अरविंद जी, आता हूँ अभी आपके पास। हरीश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आता हूँ मैं आपके पास। ये के लिए सर्व का विषय होना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपके कार्यकर्ता इस तरह का बेशर्म नारा सड़कों पे लगा रहे थे। और आप कश्मीर की बात कर रहे थे। कश्मीर दुनिया जानती कि स्ट्रेटेजिक स्टेट है, और 370 मोदी जी ने हटाया, और किसी में दम नहीं था कि 370 को एबालिश करता। तो ये कम से कम इतना तो स्वीकार करिए, और जो इस देश की महिमा गरिमा के लिए जो काम हो रहा है उसको अगर आप सकारात्मक रूप में लेंगे तो शायद जनता भी आपको सकारात्मक रूप में ले। लेकिन सरकार के ऐसे संवेदनशील विषयों पे जो काम है उस पे भी अगर आप आलोचना करना शुरू करोगे, और ठीक है हरीश जी, ठीक है नहीं, ठीक है हरीश जी, हम संजय तिवारी जी से पूछ लेते हैं। संजय जी, ये जो चीजें हैं जो अभी आपने भी कहा कि ये क्या ये चुनाव के टाइम में ये समय जानबूझ के चुना गया है क्या? आपको क्या लगता है कि ये चुनाव के समय ये घटना की गई है, या ये इत्तेफाक है कि चुनाव बस 6 महीने बाद है और पाकिस्तान शुरू हो गया, आतंकवाद शुरू हो गया, और विकास के मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए थी वो कहीं पीछे छूट रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, ईमानदार राजनीति का अभाव विपक्ष के लिए हमेशा से ऐसे मुद्दे तलाशने की बात करता है, और जवाब तो स्वयं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ये हिंदू तुष्टीकरण तो नहीं है। तो अरविंद जी खुद बताएंगे कि इस देश में 70 वर्षों तक निश्चित तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके नेताओं को शर्म नहीं आनी चाहिए ये कहने में कि वो हिंदू बदौलत आए हैं, हिंदुओं के वोट से आए हैं। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदू तुष्टीकरण करना उनका कार्य हो सकता है। मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का न प्रवक्ता हूं न उनका मेंबर हूं, लेकिन अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं तो वो हिंदू तुष्टीकरण के लिए स्वतंत्र हैं। वो हिंदुत्व के लिए जो करना होगा करेंगे, आप मुस्लिम के लिए जो करना होता है करते हैं। और ये सारे एजेंडे, सारी बातें, हिंदू मुसलमान की बातें भारत के हर चुनाव में आती रही हैं, इस बार भी आई हैं। ये चाहे भारत का पहला चुनाव रहा हो 1951 का, और चाहे अब जो 2021 में होने जा रहा है, ये चुनाव 2022 का। तो भारत के चुनाव में मुसलमान एक मुद्दा रहा है, वो रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक वो इस देश में है, और इस देश से सारे मुसलमानों को बाहर निकालना भी संभव नहीं है। उसके लिए जब करना था तो पाकिस्तान बना के आपने दिया और एक फोड़ा आपने अपने सिर ले लिया। तो वो फोड़ा तो रिसेगा, दर्द करेगा, समय समय पर उसमें मवाद आएंगे, और वो पीड़ा पूरे देश को झेलनी है। इस समय जो मुद्दा है कि अभी जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, या अभी जो एक राजनीतिक पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, या एक और नाम मैं लेता हूं, हमारे देश के बड़े शायर हैं, इसी लखनऊ के बड़े शायर हैं मुनव्वर नारायण जी, अब वो ऐलान कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। ऐसे ही आमिर खान ने भी एक ऐलान किया था, शाहरुख खान ने भी ऐलान किया था चुनाव से पहले 2014 के। ये क्या ऐलान है भाई? क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या ये खतरनाक चीजें नहीं है?
समाज के रोल मॉडल होके और लोग इस तरह से हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं और सारा दोष आप राजनेताओं पे मढ़ेंगे। ये समाज के रचनाकार लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है? देश इनके लिए ऊपर नहीं है? हमेशा देश से इतर ये बात करते हैं, कौन जवाब देगा इनका? बिल्कुल बिल्कुल। मदन मोहन जी, सवाल आपसे भी है कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम वोटों के लिए अब कांग्रेस पूरी जद्दोजहद से लगी हुई है। प्रियंका जी ने भी दौरा किया, उनकी नजर है कि मुसलमान, ब्राह्मण और जो वोट बैंक थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकता नजर आ रहा है उसको रोक लिया जाए। और कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है पिछले 70 सालों में, देश का बंटवारा भी इसी तुष्टीकरण के आधार पर हुआ। पुलवामा में जब हमला हुआ तो कांग्रेस ने सवाल उठाए, संसद में सवाल उठाए, और आज जब आतंकवादियों की बात होती है तब फिर कांग्रेस का भी पता ही नहीं चल रहा है कि कांग्रेस किसके साथ है, वो मुसलमानों के साथ है या वो क्या करना चाहती है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता। समाजवादी पार्टी का कम से कम स्टैंड क्लियर है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वे इस पुलिस पर भरोसा नहीं करते। मदन जी, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा जो अलोकतांत्रिक काम होता है, गलत काम होता है, उसका विरोध करती है, उस सही काम का समर्थन करती है। जहां तक आपने भी कहा और हरीश ने पुलवामा की बात कही, ये बात तो प्रश्न उठेगा ही कि पुलवामा में इतनी बड़ी तादाद पर आरडीएक्स आया कैसे। हमारे इतने जवानों की हत्या का कारण जो आरडीएक्स बना, वो वहां पर गाड़ी कैसे आई, जब वहां पर गुप्त सूचना थी और वहां के सेना के सैनिकों ने कहा था कि रास्ते में कोई घटना हो सकती है, ऐसी अलायु की सूचना है, ऐसे तो उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर से मुझको भेजा जाए, लिखित उनका था, तो बाई रोड क्यों भेजा गया? क्या चुनाव के फायदा लेने के लिए इतने जवानों की शहादत दी गई? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पुलवामा के जो सिपाही शहीद हुए थे उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है जानबूझकर उसने इस तरह का कांड करवाया है? क्या आप मोदी सरकार पे, क्या भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलवामा का जो हमला हुआ था, आज फिर जैसा संजय तिवारी कह रहे हैं कि आओ बार बार रिस्क आते हैं, कांग्रेस यह ये कहना चाहती है कि पुलवामा का हमला मोदी जी ने करवाया था? ना भेजा जाए, क्यों भेजा गया? तो ये तो दोषी तो ये इस कमी के लिए तो जिम्मेदार है ही हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष और सचिव पकड़े गए, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा? क्यों जमानत होगी उनके ऊपर? क्या आप चाहते हैं कि मिली भगत होती रहे, हमको कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता रहे और हिंदू मुसलमान हम करते रहे और हम किस तरह सत्ता पर पहुंचते रहे? उसका खुलासा क्यों नहीं हुआ? आप पत्रकार पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाएंगे? ये सवाल तो उठेगा ही। कश्मीर में वो अधिकारी जो आतंकवादियों को पुलिस, अब देशद्रोह का मुकदमा लगा देते तो आप बोलते कि देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगा दिया। अब मुकदमा नहीं लगाया है तो आप कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाया। ये समझ में नहीं आता कि करें क्या, आखिर पुलिस को करना क्या चाहिए। नहीं कोई खुलासा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर देशद्रोह के मुकदमे जब लगते हैं तो यही पार्टियां, आप ही सब लोग मिलकर ये सवाल उठाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा जा रहा है और जो है देशद्रोह का मुकदमा पुलिस ने लगा दिया है, ये सरकार हरासमेंट कर रही है, और आज आप कह रहे हैं कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा। केवल उन बातों पर आप पीठ थपथपाते हैं कि हमारे पुलिस ने पकड़ लिया, हम फिर सराहना करने का अच्छा हुआ जो पकड़ लिया। लेकिन अगर 2 साल से 2.5 साल से रह रहे थे, इस तरह से प्रश्न उठेगा, कब से आए, कहां पर रुक रहे थे, वहां की पुलिस क्या इतने दिनों से वहां तक खाना क्या कर रहा था, वहां की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, अपनी फेल्योर पर फिर भी तो आपको प्रश्न उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। मेरा केवल निवेदन है, जो संवेदनशील मसले हो उसका राजनीतिक इस्तेमाल न हो, जो देश हित के मसले हो उसका राजनीतिक इस्तेमाल न हो, तो देश हित के मसले सबको मिल करके आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है। और हमको जो लोग इनका फायदा राजनीतिक लाभ। हरीश जी से जवाब ले लेते हैं, फिर हम डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी के पास जाएंगे। हरीश जी, डॉक्टर मदन मोहन शुक्ला जी का यह कहना है कि जब नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाया, और पुलवामा वाले मामले पे वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो आरडीएक्स की जो है वो आरडीएक्स कहां से आ गया। उपाध्याय साहब, पहली बात का जवाब तो आपने उनको दे दिया कि जब सरकार मुकदमे दर्ज करती है तो ये लोग कहते हैं कि साहब तानाशाही कर रही सरकार, सबके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करती है।
और दूसरी बात का जवाब ये है कि मदन मोहन शुक्ला जी अगर कश्मीर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगा हुआ कभी इन्होंने देखा हो तो शायद इस तरह की बात नहीं करते। बाड़े खड़ी हैं और उस पूरी उसमें सैनिकों की चेन बनाना संभव नहीं। रात में उस बाड़ों से लोग क्रॉस होकर के और ये जो इन्फिल्ट्रेशन होता है आतंकवादियों का वो उसी जंगल का और उसका फायदा उठा करके उसमें से अंदर आ जाते हैं। और जो उनके स्लीपिंग मॉड्यूल वैली में है उनके यहाँ वो अपना छिपा करके इस तरह से पहुंच जाते हैं। ये सब जानते हैं। कांग्रेस भी इतने दिन सत्ता में रही लेकिन कांग्रेस चूंकि आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कोई कार्रवाई नहीं करती थी इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने तो मुंबई में जब ताज पे इन लोगों ने हमला किया था तब भी उन्होंने कमांडो भेजने में 10 घंटे लगा दिए थे। तो कांग्रेस तो उस तरह की सरकार है। और ओसामा जी बोलने वाले ये लोग हैं। बटाला हाउस पे रात भर नींद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को नहीं आई थी, आंसू बहा रहे थे। तो कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस को तो शर्म करना चाहिए इन विषयों पर कि वो राष्ट्र के हित में काम करती है या पाकिस्तान के हित में सोचती है, ये उसको सोचना चाहिए। पाकिस्तान की मैं तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आदरणीय मनमोहन मोहन शुक्ला जी से और इनके सारे कांग्रेस के लोगों से पूछता हूँ कि आखिर पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मंत्री ने एयर स्ट्राइक को लेकर के जो पूरा बयान दिया था उसके बाद क्या राहुल गांधी को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं दे मांगनी चाहिए थी देश से जिस तरह सवाल इन्होंने खड़े किए थे? तो ये इन पार्टियों का ये जो दल है इन्होंने एक वोट के राजनीति के चलते ये किस हद तक राष्ट्रीय हितों से समझौता करेंगे ये इसका आज तक कोई सीमा ही नहीं पता लगी। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जनता इनको बार बार खारिज कर रही है। उसके बावजूद भी इनको जो वोटों की गणित है उसमें ये इतने उलझे हुए हैं कि इनको राजनीति की कोई परवाह नहीं। जिस 370 पे इनको सबको एक वक्त से सरकार का समर्थन करना चाहिए था उसमें भी ईफा एंड बट करते रहे। आपको याद होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने ठीक है हरीश जी, हम अरविंद गुप्ता जी से जान लेते हैं। अरविंद जी, जो हरीश जी ने सवाल उठाए हैं एक तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि अचानक से उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री होती है और वो भी आतंकवादियों की गिरफ्तारी पे सवाल उठाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ओवैसी 100 सीटों पर यहां चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का ही वोट बैंक को नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है मुस्लिम। तो यदि ओवैसी आते हैं और राजभर उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी इससे कैसे निपटेगी? और दूसरी बात, अगर ओवैसी भी यही सवाल उठाते हैं तो क्या आप ओवैसी के साथ जाना पसंद करेंगे? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है इसे लेकर के? देखिएगा, समाजवादी पार्टी का एक ही मुख्य स्टैंड है कि हमें उत्तर प्रदेश को एक उत्तर प्रदेश बनाना है, हमें विकास की धारा को बहाना है। आप चाहे जितने भी कार्य देख लीजिए, डायल 100 से लेके 108 ले लीजिए, आप एक्सप्रेस हाईवे ले लीजिए, आप एकैना स्टेडियम ले लीजिए, आप एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ले लीजिए, हॉस्पिटलों की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ले लीजिए। समाजवादी पार्टी ने जितना अच्छा डेवलपमेंट कराया वो अपने आप में चमत्कार से कम नहीं। और जहां तक मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो समाजवादियों का सीना सबसे पहले आगे खड़ा होगा। हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई भी अगर उंगली उठाता है तो हम उसके सामने पत्थर की दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और कभी भी अपने देश पे आंच नहीं आने देंगे। जहां तक राजनीति का सवाल है, ठीक है, हम लोग राजनीति करते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी राजनीति वो राष्ट्र के सम्मान में और राष्ट्र के अंदर जो चीजें गलत हो रही है उनके अंदर के लिए कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और रही बात ओवैसी जी की, तो देखिए एक बात आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये जहां जिस जिस राज्य में इलेक्शन होते हैं वहां ओवैसी जी की अपने आप एंट्री हो जाती है। तो इसलिए उपाध्याय जी, ओवैसी जी के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप मान ही चलिए कि समाजवादी पार्टी एक ही चीज को लेकर चलेगी, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। हमें अपने उत्तर प्रदेश में जो है एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बेटर हमें एजुकेशन देनी है, हमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हैं। आज मझोला व्यापारी अपने आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया है, किसी तरीके से उसे मदद नहीं मिल पा रही।
जो लोग कहते हैं साहब मुद्रा लोन योजना में हमने इतने लाख करोड़ का लोन बांट दिया, सही बात तो यह है कि अगर कोई ठेली वाला चला जाए तो साहब 50,000 का लोन, वो जूते उसके गिर जाते हैं लेकिन उसे कोई लोन नहीं मिल पाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसी सत्यता परख लगवा लीजिए, अपने आप इसके चपरासी भेज दीजिएगा किसी दिन की भाई जाके बैंक से 50,000 का लोन की एप्लीकेशन ले आइए, कहीं नहीं हो पाएगा। देखिए साहब, ये जितने भी मुद्दे आ रहे हैं, मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं, ये सब विकास ना कर पाने की जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरी हुई है, उसी को छुपाने के लिए इसे अलग अलग एंगल दे रहे हैं। और अपनी जो असफलताएं हैं, 4.5 साल में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जिसमें मैं ये कह सकूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। तो सीधी सी बात यह है, अब हमने 4.5 साल ठीक है अरविंद जी, हरीश जी से जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, डॉक्टर अरविंद गुप्ता कह रहे हैं कि ओवैसी तो आपकी बी टीम है देखिए, और उन्हें ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरीश जी, नहीं, अरविंद गुप्ता जी क्या कह रहे हैं ये वही जान सकते हैं, और उनको ये भी बताना चाहिए कि आखिर अखिलेश यादव जी किस कुंठा में बोल गए कि बीजेपी की वैक्सीन है जो पूरा परिवार भर वैक्सीन को लगवाए। आखिर किस कुंठा में वो हैं कि जिस पुलिस के सहारे उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, उसी को बता रहे हैं कि अब उससे भरोसा नहीं। तो ये जो कुंठा है किसकी है, फ्रस्ट्रेशन में कौन है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है और आप सब लोगों को मालूम है। आप अपनी समस्या को दूसरे पे थोपते हैं, जो आप स्वतः महसूस कर रहे हैं, तो ये सबको पता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उपाध्याय साहब उस समय हिंदुस्तान में यहाँ लखनऊ के संपादक के रूप में कार्य देख रहे थे। तब भी 2017 जब चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के सुशील नेतृत्व ने कहा था कि भाई भाजपा से लड़ने के लिए सब दल मिलकर आ जाए, तो क्या अलग अलग आमों को भारतीय जनता पार्टी सभी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और वही बात मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि चाहे आप फिर अखिलेश जी और अखिलेश जी राहुल गांधी जी के साथ और मायावती जी के साथ फिर युति बनावे, वो बूढ़ा गणित लगाओ साहब हम ठीक कर जाएंगे। तब भी मैं देखता था 19 चुनाव के पहले और 17 चुनाव पहले जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट्स में आते थे, वो इस तरह से बात करते थे कि जैसे वो क्रांति होने जा रही है और वो कांग्रेस पार्टी और ये सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन जनता ने आपको रिजल्ट दिया, बताया, तो उसी तरह जनता फिर बताएगी। और काम किसने किया है ये भी जनता आपको बताएगी। विकास हुआ आपके उसमें तो माफियाओं का विकास हुआ, आपने खनिज माफियाओं का विकास किया, भू माफियाओं का विकास किया, उन माफिया तंत्र को। मदन जी से सवाल ले लेते हैं। मदन जी, ये बात सही है कि 2017 में 2 लड़के निकले थे विकास का नारा लेकर के, वो गठबंधन क्यों फेल हो गया और विपक्ष आज फिर बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा है। बसपा अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, ओवैसी मैदान में आ रहे हैं, वो अपना एक अलग छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ये जो विपक्ष का बिखराव है, इससे तो बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। आप सब लोग फिर, अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन इतना खराब है तो आप सब लोग एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में क्यों नहीं आते? मदन जी, देखिए, ये बात आपकी सही है कि वोटों के बिखराव का मदन जी आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है जी। मदन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं संजय तिवारी जी से ये सवाल ले लेता हूं। संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष बिखरा हुआ है और इस बिखरे विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाना उतना आसान नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से सांगठनिक ढांचा है और जिस प्रकार से उसने जातियों की गोलबंदी की है, उससे कैसे ये लोग निपटेंगे और कैसे चुनाव मैदान में जाएंगे? संजय जी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जनता को अपनी तरफ बांध सके, आकर्षित कर सके। यहां पर विपक्ष की राजनीति बिल्कुल किसी पिकनिक जैसी होती है। मतलब बहुत स्थायी विपक्ष यहां नहीं है जो सरकार को कदम कदम पर टोके, रोके, उनके किसी गलत कार्य का विरोध करे। ये समय समय पर बिल्कुल जैसे छुट्टी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश आ जाना है तो कांग्रेस के नेता आ जाते हैं,
मायावती जी अभी तक बिल्कुल सोई हुई थी। अब अभी 1-2 दिन से उनकी कुछ बयान आ रहे हैं, अभी वो अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं। ओवैसी की एंट्री वो अपने आप में बहराइच से होती है। बहराइच एक मुस्लिम बहुल इलाका है और ओवैसी जी वहां जाके अपनी शुरुआत करते हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ। उसके बाद राजभर जी अलग से कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत कारणों से उनके साथ नहीं हूं। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष है ही नहीं। एक विपक्ष अखिलेश यादव जी बन सकते थे, लेकिन वो ट्विटर और फेसबुक से आगे नहीं निकल पाए। वो जमीन पर अखिलेश यादव जी का संघर्ष नहीं दिखता है और जिस तरह से उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वैसा विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा पा रहे हैं। उनके प्रवक्ता चाहे जितनी भी बातें कर लें, लेकिन सतह पर, धरातल पर उस तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराकर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से वॉकओवर की स्थिति है और अभी मतलब ये इस समय की बात कही जा सकती है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। आगे हो सकता है इसमें परिवर्तन हो, आगे हो सकता है ये लोग सड़क तक आए, आगे हो सकता है इनके कार्यकर्ता गांव-गांव निकले, शहर-शहर निकले। लेकिन आज जो हालात हैं वे हालात यही हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बिल्कुल भी नहीं है और जिस तरह की बातें लेकर, जो मुद्दे लेकर ये लोग निकल रहे हैं, उन मुद्दों से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाना इनके बस की बात नहीं दिखती। ठीक है संजय जी, अरविंद जी देखकर मुस्कुरा रहे हैं और वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अरविंद जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। संजय जी का पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया है। और दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जी, अखिलेश जी ने अपना कार्य बड़ा तेजी से शुरू किया हुआ है। बस इतना जरूर था, क्योंकि कोरोना के चलते हम लोग जनता के साथ उनके रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने कुछ कार्यों की जो है वो धीमा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी आजकल, मैं डॉक्टर हूं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बरेली में हमारे मित्र हैं, उन्होंने न्यूरो फिजिशियन है। तो अखिलेश जी यूथ को और पढ़े लिखे लोगों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि इस राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आए और बदलाव आए। आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी एक नई विचारधारा के साथ उभर रही है और आने वाले समय में इसमें जो चेहरे आएंगे वो पढ़े लिखे और ज्यादातर लोग ऐसे आएंगे जो निष्पक्ष और बेदाग हैं। तो ये आपके मुद्दे क्या होंगे फिर? आप जिस हिसाब से बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद जी, ये तो बात सही है कि अखिलेश जी बहुत कम निकले हैं। अब ये तो आप जो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से तो योगी जी तो निकल पड़े थे और योगी जी तो जो कोरोना के पेशेंट थे उनके घर गए, 18 मंडलों का उन्होंने दौरा किया, तो उससे एक उन्होंने कोशिश की है कि उनके दुख दर्द में शामिल हों। तो अखिलेश जी भी ऐसा कर सकते थे। अरविंद जी, मैं जो योगी मॉडल की आजकल बात होती है, किसी दिन आप उस पर डिबेट रखिएगा, कोरोना पर रखिएगा। मेरा हॉस्पिटल कोरोना में इंटाइटल कर दिया गया, तो मैं एक एक बारीकियां जानता हूं, कहां पर कौन कौन से मॉडल चले। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। समाजवादी पार्टी 4 मुद्दे हम लेके चलेंगे: शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 4 ऐसे मुद्दे लेके चलेंगे। आगे भविष्य में भी इन्हीं 4 पर हम लोग पूरा केंद्रित हो रहे हैं। प्रयास यही होगा कि समाज का विकास हो, लोगों को हर वो बुनियादी जरूरत की चीज मिले जिसके वो हकदार हैं। यही लोग जो है, देखिए सीधी सी बात है, जनता हमसे कोई मर्सिडीज की अपेक्षा नहीं रखती। वो हमें बुनियादी जो हमारी जरूरतें हैं उनकी हम पूरी कर दे, यही वो अपेक्षा रखती है। तो हम लोगों का मुख्य रहेगा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है। हरीश जी, जैसा अरविंद जी कह रहे थे कि वो 4 मुद्दों पर जा रहे हैं, आपने भी सुना, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वे इन मुद्दों पे फेल रहे हैं, इसीलिए वो धर्म का मुद्दा लेके आए हैं, आतंकवाद का और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो इश्यू क्रिएट हुआ है वो इसी वजह से लेके आ रहे हैं ताकि उन मुद्दों से ध्यान हट सके? हरीश जी, देखिए, ये सोच उनकी हो सकती है, लेकिन जनता निर्णायक होती है और ये 21वीं शताब्दी सूचना क्रांति की शताब्दी है। हर घर में एंड्रॉयड फोन। हमसे, आपसे ज्यादा जितने पैनल में बैठे लोग हैं, इनसे ज्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन गांव का एकदम विशुद्ध किसान जो है
जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया वो भी करता है। तो जो अवधारणा जो लोग बनाते हैं वो बखूबी जानते हैं कि आखिर उनके सरोकारों के लिए समर्पित होकर काम किसने किया, कौन सतत उनके साथ खड़ा रहा दुख सुख में। और वो आप बिजली की उपलब्धता को ले लीजिए पूरे प्रदेश में, आप गरीबों को जो इस कोरोना महामारी संकट में अन्य प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अन्य की योजना के तहत उनको राशन पहुंचाए गए, उनके खाते में पैसे गए, और जिस तरह से एमएसएमई को समृद्ध करके मजबूत करके 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम योगी जी ने किया, कोरोना को किस तरह से कंटेन करने के लिए अहर्निश उन्होंने काम किया। वो गन्ना किसान हो, वो गेहूं हो, धान पैदा करने वाले किसान हो, रिकॉर्ड एमएसपी की खरीद, एमएसपी के मूल्यों से उसके लाभार्थी हों। तो ये आज लोग जानते हैं कि काम उनके लिए कौन कर रहा है। हमारे कहने से अगर हम कहें कि साहब हमने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को एकदम उनके जीवन स्तर को पहली कतार में लाके खड़ा कर दिया, तो इससे कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन ये लोग जरूर भरोसा करते हैं। ठीक है, मदन जी से हम सवाल ले लेते हैं। मदन जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और बस चुनाव सिर पर है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस को अपने जो बाकी दल हैं, सहयोगी दल हैं, या जिनके साथ वो 2017 में चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के साथ, क्या ऐसी कोई संभावना है ताकि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो न हो सके, वोटों के बंटवारे को रोक सके? अगर विपक्ष इस तरह से लड़ेगा, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था और उस समय आप आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, ये इसको किस नजरिए से देखते हैं? इससे तो सीधे सीधे भाजपा को फायदा है। देखिए, फायदा और नुकसान के लिए कांग्रेस बातचीत नहीं करती है। कांग्रेस ने हमेशा देश हित की बात की है और कैसे राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है हमेशा। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कोई भी दल है, अगर कोई विपक्ष के रूप में सवाल उठाता है, बात कर रहा है, तो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। चाहे राफेल का भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और चाहे इस देश में जो भी घटनाएं हुई बड़ी बड़ी, आज किसानों के मुद्दे पर चाहे हो। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, या समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस को लिफ्ट नहीं दे रही? लिफ्ट सवाल नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी लगते हैं कि उनकी नीतियों के खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रही, देश में भय और संशय का वातावरण पैदा कर रही है, देश के लोकतंत्र को के विपरीत काम कर रही है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो ये एक अलग मसला है कि सब लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों की राजनीति करें। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी से नीतिगत और सैद्धांतिक उसका विरोध रहता है, उस सिद्धांतों के आधार पर अलग खड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जो अभी कोरोना आया तो उसमें कहने लगे तबलीगी, तो 2017 में कौन से सिद्धांत थे? 2017 में सिद्धांत नहीं थे। 2017 में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब सिद्धांत अलग थे, या आज सिद्धांत अलग है? मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी भी अगर चाहे तो कांग्रेस साथ मिल सकती है, बहुजन समाज पार्टी मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं मिली सत्ता के लिए। ये पार्टियां सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी, सरकार चला चुकी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के लोकतंत्र को पर कुठाराघात कर रही है, जो देश में इस प्रकार का 1000 के आसपास पत्रकारों के ऊपर मुकदमा चला है, जो लोग नमक रोटी दिखाते हैं कि स्कूल में खिलाया जा रहा है उनको बंद कर दिया जाता है, जो डॉक्टर बताता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर गए उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मुसलमान करते हैं। ये अगर कोई बात होती, अपना जवाब नहीं देंगे कि आरडीएक्स कहां से आया, सेना के लोगों ने जब गुप्त सूचना होने के बाद की खतरा हो सकता है, भाई रोड जाने को जहाज क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। आज इनका जो
एक अधिकारी जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कारित किया था, वो अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठाकर, सेना गाड़ी में बैठाकर आतंकवादियों को कैसे ले जा रहा था, इसका खुलासा क्यों नहीं करते हैं? आज सीमा पार से आतंकवादी कैसे आ रहे हैं? तुम्हारी सेना तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, केंद्र शासित प्रदेश है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो आज कैसे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं लगातार? आज इन ठीक है मदन जी, ये तो आप लगातार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैं अरविंद गुप्ता जी से पूछता हूं। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर क्यों नहीं आता? समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि वो सारे विपक्ष को एक तरफ करके और भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत अपना समूह बनाया है, जिस तरीके से हिंदुत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, तो क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य तमाम सभी दलों को छोड़ करके और बिखरे हुए विपक्ष के साथ में अगर चुनाव मैदान में जाती है तो क्या उसे फायदा होगा? अरविंद जी। उपाध्याय जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जो बिखराव पैदा किया। अगर आप गौर करके देखिए, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों के जाने के बाद उस कांग्रेस ने जो है इस डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया। अब आज अगर आप गौर करके देखिए कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी भी फॉलो कर रही है। छोटी छोटी जातियों, इन्होंने जो राष्ट्र की, जहां पे हमें था कि हम जातिवाद को खत्म करने की बात सोचेंगे, हम समाज में समानता की बात लाने की सोचेंगे, वहां पे हमने पूरे समाज को छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। फिर हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है अरविंद जी, समय कम है, मैं आपकी बात का हरीश जी से जवाब ले लेता हूं, फिर इस डिबेट को समाप्त करेंगे। हरीश जी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत आधार पर बांट करके राजनीति करना शुरू कर दी है। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, समय बहुत कम है। हरीश जी। जात पात की राजनीति नहीं करती, लेकिन ये अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सभी जाति, वर्ग, समूह, धर्म, संप्रदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देता है और सबका प्रतिनिधित्व यही लोकतंत्र के असली मायने। ठीक है हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस डिबेट में शामिल हुए, आपका हृदय से आभार। यह थी हमारी आज की बहस। मुद्दा था आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर पुलिस पर सवाल उठाना और समाजवादी पार्टी की रैली में या जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना। ये मुद्दे अब बड़े हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये मुद्दे अभी और गरमाएंगे, अभी और इस पर सियासत तेज होगी, क्योंकि असली चुनाव तो जातियों पर, मजहब पर, धर्म पर ही होता है। विकास की बातें तो बाद में होंगी। क्या होता है आगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।